वन एंड ओनली धैर्य सिंह चौहान, डिजिटल धैर्य। इवन पूरे वर्ल्ड में हमारी वेबसाइट नंबर 1 थी। मैं सिर्फ 4 मास्टरमाइंड बेच पाया 1.5 लाख रुपए के, और वो 25 लाख के 15 या 16 अपना मास्टरमाइंड बेच चुका था। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं हो ना, ग्रो नहीं कर सकते। जितने भी आप यूट्यूबर को ले लो, रणवीर को ले लो, राज शमानी को ले लो, जितने भी लोग हैं वो बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर आप अपने आप को चेंज कर सकते हो तो ही आप ग्रो करोगे, अदरवाइज आप ग्रो नहीं करोगे। तो क्या इन चीज़ों से ही वो अल्टीमेट ग्रोथ आने वाली है? और पूरा यूएस हिला दिया था मैंने। एक अपडेट आया था 1000 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया। अगर टोटल मिला के सबकी सेल्स देखी जाए उससे बहुत ज़्यादा है। पॉडकास्टिंग से लोग पैसा कमाते कैसे हैं? पॉडकास्ट का ही 100 करोड़ का बिजनेस बनाते हैं। सबको पब्लिसिटी चाहिए, बिल्कुल है ना। जिनके पास पैसा है उनको भी पब्लिसिटी चाहिए। कैसे आप डिसिप्लिन रहते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं? और मैं नॉर्मल मिडिल क्लास का लड़का हूँ। आज से 5 साल पहले मेरी 22,000 रुपए की तनख्वाह सैलरी थी, सिर्फ 22,000 रुपए। क्योंकि यूट्यूब पे ये चीज मैटर ही नहीं करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिम्मत भारद्वाज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द हिम्मत भारद्वाज शो में। क्या आप अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हैं? क्या आप इंस्टाग्राम के बारे में सीखना चाहते हैं? क्या आप पॉडकास्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं? या करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं? ये सब कुछ मिलेगा आज की मास्टर क्लास में, क्योंकि आज इस मास्टर क्लास में हमारे साथ है वन एंड ओनली धैर्य सिंह चौहान, डिजिटल धैर्य। मेरे छोटे भाई छोटे भाई मेरा छोटा भाई, स्वागत है भाई आपका द हिम्मत भारद्वाज शो पे। थैंक यू सो मच भाई। आपसे पहली बार मैंने सुना है धैर्य सिंह चौहान, नहीं तो लोग मुझे डिजिटल धैर्य ही बुलाते हैं जी। पहली बार सुन के अजीब लगा मुझे अपना नाम। भाई बड़ा प्यारा नाम है, धैर्य सिंह चौहान। और आपने तो जबरदस्त अपना पर्सनल ब्रांड बना दिया है। और धन्यवाद भाई, इतना बिजी आपका शेड्यूल चल रहा है। अभी भी आपका ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, अपना रिवॉल्यूशन चल रहा है वहाँ पे, है ना। और उसमें से टाइम निकाल के आप पॉडकास्ट पे आए। सबसे पहले तो इतने फिट लग रहे हो। आज सारे राज जाने हर चीज के, पहले तो फिटनेस के ही राज बता दो आप। भाई कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंसी। और दूसरा, अभी काम का थोड़ा प्रेशर बढ़ गया था, थोड़ा वो कंसिस्टेंसी टूटी है। पर वो दोबारा स्केड्यूल चेंज हो जाएगा टाइम के साथ। बट ठीक है, हम बहुत कंसिस्टेंट है चीज़ों के लिए, डाइट को लेके, जिम को लेके, एक्सरसाइज को लेके, वो बहुत कंसिस्टेंट रहता है। भाई थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं और आपकी जर्नी की बात करते हैं। तो आपकी जर्नी क्या रही है और आपने कंटेंट क्रिएशन कब शुरू किया, कहाँ से ये आइडिया है आपके दिमाग में? ओके, कंप्लीटली कंटेंट क्रिएशन के बारे में अगर बात करें तो 2017 में मैं एक इंस्टीट्यूट में गया था डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। ठीक है। क्योंकि मुझे पता लग गया था कि यूट्यूब पैसे देता है। तो उसी चक्कर में मुझे लगा कि जाना चाहिए और सीखना चाहिए। मुझे और किसी चीज़ ने किक नहीं दिया जितना मुझे डिजिटल मार्केटिंग ने दिया। ठीक है। तो मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ पे जाके मैंने पढ़ाई करी और उसके साथ मेरी जॉब भी लग गई। तो जॉब मेरी ऐसे लगी थी कि मुझे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचना था बेसिकली वहाँ पे। तो 3 घंटे पढ़ाई होती थी और 3 घंटे में बेचता था। ठीक है। तो वहाँ से यूट्यूब के बारे में पता लगा। फिर एक कंपनी मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी। उसमें एज SEO एक्सपर्ट में था और मैंने उस कंपनी में 2 साल काम किया। ठीक है। जितने बड़े बड़े ऑथर्स हैं, रवीश कुमार, रस्किन बॉन्ड, ईस्टर्न कीरे, तो इनके साथ मैंने काम करा और जाना कि एक्चुअली में ये कैसे अपने आप को ब्रांड बना पाए और इनकी बुक पब्लिशिंग हाउस जो है ये कैसे अपने आप को प्रमोट करते हैं बुक्स के थ्रू। तो उस टाइम पे क्या था कि यूट्यूब का जिसका शुरू से था, तो ऐसे ना मैं घर जाता था मेट्रो में, तो ऐसे फ़ोन लेके जाता था कि यार आप इस इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, मैंने यहाँ से गया, आपको ऐसे मैंने आपके स्टार्टिंग के वीडियोस भी देखे, बिल्कुल स्टार्टिंग के। अच्छा, जब आप जॉब करते थे ना, जॉब की आपने 1-2 वीडियोस वो भी डाली हुई हैं। हाँ, मेरे यूट्यूब पे जो सबसे पहली वीडियो अभी पड़ी हुई है ना, वो जॉब जिस दिन आखिरी दिन क्विट कर रहा था, तो वो वाली मैंने देखी हुई है। अच्छा, सो मैं से वीडियो बनाता हुआ जाता था, लोगों को बताते हुए कि यार देखो ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ से सीखोगे ये चीज़ हो जाएगा। तो लोगों को ना बहुत अच्छा लगने लगा, जेन्युइन लगने लगा, क्योंकि मैं जेन्युइन ही बता रहा था। बिल्कुल सही बात है। तो लोगों ने मेरे से पूछना स्टार्ट कर दिया कहाँ करें, क्या करें। तो फिर मैंने बताना स्टार्ट कर दिया कमेंट में, यहाँ से कर सकते हो, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। क्योंकि ऑनलाइन पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना ऑफलाइन आप सीख पाओगे, क्वेश्चन पूछ पाओगे। तो लोगों को ना वो जेन्युइनली पसंद आने लगा, जो जेन्युइन चीज़ें मैं बोल रहा था वो पसंद आने लगा। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट मेरे पास आया, उसने बोला कि आप एक आर्टिकल लिख सकते हो क्या हमारे बारे में। और अच्छा खासा था, ब्रांड का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, तो चलो ले लेते हैं, डिजिटल विद्या। ठीक है। ठीक है। तो उनका हमारे पास आया, अप्रोच किया उन्होंने
कि क्या आप आर्टिकल लिख सकते हो? तो मैंने कहा कितना? मतलब उन्होंने खुद बोला कि हम 20,000 आपको दे देंगे। मैंने कहा फक! पैसा भी मिलता है आर्टिकल लिखने का? हम्म। तो ये तो पहली बार ही पता लगा है। मैंने कहा इतनी तो मेरी पूरे महीने की तनख्वाह है और एक आर्टिकल लिख दूंगा 20,000 रुपए मिल जाएंगे। उस दिन से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई माइंडसेट एंटरप्रेन्योर चेंज की। हो गया। माइंडसेट चेंज हो गया, एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट हो गई। एक किक मिल जाता ना कि यहाँ से पैसा आ गया थोड़ा सा, तो इसमें कुछ किया जा सकता है। ट्रू। जिसकी पूरे महीने की तनख्वाह 22,000 रुपए है और उसको एकदम से कोई कहते कि ये ले एक दिन में आर्टिकल लिखना है, तो ये 20,000 रुपए मिल जाएंगे, तो माइंड शिफ्ट तो हो ही जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो उस दिन के बाद से मैंने कंपनी में देखा, ऑब्जर्व करा, क्या चीज सीख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। वहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा। इवन पूरे वर्ल्ड में हमारी वेबसाइट नंबर 1 थी। कैसे आपको बताता हूँ, ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट है 11%, क्या जो बात कि है। इम्पॉसिबल है सब लोगों के लिए, जितने भी एसईओ एक्सपर्ट है। इवन जो भी ब्रांड है, मैं 11% बोल रहा हूँ, उनके कान खड़े हो जाएंगे। वो हमारा ना पॉडकास्ट है एक, एसईओ एक्सपर्ट के साथ किया था और मैंने वहां पे स्क्रीनशॉट भी दिखाया। मैंने भी देखा वो। तो मतलब वो बहुत बड़ी चीज है। 1,30,000 ट्रैफिक आ रहा है एक महीने के अंदर और वहां पे बाउंस रेट 11% होना, तो मतलब कोई भी मानेगा ही नहीं। हम्म। हमारे पास प्रूफ थे तो हमने वहां डाल दिया, तो ऐसे लोग मान जाएंगे फिर। तो वहां से हमें उस एसईओ के बारे में मैंने सीखने को मिल गया मुझे। तो मैंने एसईओ पे बहुत प्रैक्टिसेस करी वहां पे। फिर लगा कि यार कंपनी का ना बहुत मुनाफा हो रहा है। मतलब दिख रहा था कि 10 लाख रुपए एसईओ के थ्रू ये पहुंच रहे हैं हर महीने, क्योंकि बड़े बड़े ऑथर्स थे। एसईओ बहुत अच्छा था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उसमें बहुत थी। तो मैंने कहा यार अपना एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने मम्मी को कॉल लगाया, मम्मी मैं ना घर आ रहा हूँ यार, मुझे बताओ कि आना चाहिए, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, जॉब छोड़ू नहीं हो। मेरे पापा ने बोला साले कुत्ते वाली जिंदगी हो जाएगी, मूंगफली की दुकान खोलेगा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, यही लाइफ होती है, आपको करना पड़ेगा जॉब। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी 1 साल सिर्फ वो ही करना है, बस 1 साल, 1 साल दे दो। 1 साल दे दो बस। ठीक है। और बीच में एक मेंटोर मिले, उन्होंने बोला धैर्य वीडियोस बनाओ, बस हम्म। वीडियोस बनाओ। तो 8 महीने रूम में लॉक कर अपने आप को, 100 के इंस्टाग्राम पे, 100 के यूट्यूब पे कर दिए थे। उसके बाद यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो गया। पर यूट्यूब पे भी मुझे किक नहीं मिली। एक्चुअली पता लग गया कि यूट्यूब इतना पैसा नहीं देगा। तो उसके बाद मैंने अपना एजेंसी स्टार्ट कर ली थी। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। भाई आपने यूट्यूब पे धमाकेदार काम किया और कुछ टाइम के अंदर अंदर तो अब लगभग 8 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। करेक्ट। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से लगे पड़े हैं। कुछ 3 से 4 ऐसी टिप जिनसे वो अपना यूट्यूब चैनल आपकी तरह ग्रो कर सकते हैं। तो आपने 4 चीजें मुझे बताने के लिए बोली। मैं इसको 4 ना लेके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। सबसे पहला, यूट्यूब पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितने जेन्युइन हो और लोग आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब कनेक्शन का आपको बात बताता हूँ। आज हमारा मास्टरमाइंड चल रहा था, तो जितने भी कंसल्टेंट थे या कोचेस, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर आए हुए थे, उनका सबसे बड़ा डाउट था यार हमारे फॉलोअर्स तो है ही नहीं दे रहे, हमसे कोई क्यों खरीदेगा। सही बात है। मेरा एक दोस्त है ब्रायन मोनकाडा, उसके यूट्यूब चैनल पे 16,000 सब्सक्राइबर हैं, उसके 200-300 व्यूज आते हैं। और हम दोनों ने अपना मास्टरमाइंड लॉन्च किया। मैं सिर्फ 4 मास्टरमाइंड बेच पाया 1.5 लाख रुपए के, और वो 25 लाख के 15 या 16 अपना मास्टरमाइंड बेच चुका था। कैसे? सबसे बड़ा सवाल आता है कैसे? और मेरी जनता उससे बहुत ज्यादा, 50 गुना, 60 गुना, 70 गुना ज्यादा उससे। जनता आपके पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है, लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया। वो कन्वर्ट कैसे कर पाया? क्योंकि यूट्यूब पे ये चीज मैटर ही नहीं करती है कि आपके कितने फॉलोअर, सब्सक्राइबर है। एक वीडियो पे 100 के आ रहे हैं तो दूसरी पे 2000 भी आ सकते हैं, ये बात पक्की है। ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, ऑडियंस किस चीज से रिलेट कर रही है। तो मैंने बताया कि जब मैं ऐसे वीडियो बना के डालता था, ऑफिस से घर जाते हैं कि ये इंस्टीट्यूट बढ़िया है, ये इंस्टीट्यूट बढ़िया है, तो जेन्युइन, और मैं लोगों के साथ एक रिलेशन बिल्ड कर रहा था, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता था। तो वो एक जेन्युइन रिलेशनशिप बनता गया लोगों के साथ। ठीक है। पहली चीज तो ये पहली चीज हो गई कि आपको बहुत जेन्युइन रहना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनिएगा ये सारी बातें। दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं हो ना, ग्रो नहीं कर सकते। जितने भी आप यूट्यूबर को ले लो, रणवीर को ले लो, राज शमानी को ले लो, जितने भी लोग हैं वो बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। इवन आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट आ चुके हैं, प्रखर का हो गया, और भी काफी सारे लोग बहुत सारे है ना, बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत कंसिस्टेंट है अपने काम को लेकर, तभी ग्रो कर रहे हैं।
और मैंने ऐसे यूट्यूबर्स भी देखे जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, जिनका मैं पॉडकास्ट करता था, उनके उस टाइम पे 1 लाख सब्सक्राइबर थे, आज भी उनके 1 लाख सब्सक्राइबर है। पता क्यों? क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर आप अपने आप को चेंज कर सकते हो तो ही आप ग्रो करोगे, अदरवाइज आप ग्रो नहीं करोगे। उनके आज भी कैमरा वैसी है, कैमरे की क्वालिटी वैसी है, ऑडियो की क्वालिटी वैसी है, 3rd क्लास शूट चल रहा है, अभी भी वही है। तो इसलिए आप कभी ग्रो नहीं करने वाले। तो ये 3 चीजें ही बोलूंगा। चौथी चीज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कंटेंट आ जाता है कि आपकी कंटेंट को कैसे इंप्रोवाइज करोगे, आपकी ऑडियो की क्वालिटी कैसी है। अब ये ऑडियो कौन एडिट करेगा मुझे नहीं पता। ऑडियो के ऊपर ऑडियो इंजीनियरिंग होती है कंप्लीटली। मैंने अपनी टीम को कोर्स कराया हुआ है कि आप ऑडियो कैसे क्लियर कर सकते हो, वीडियो को और बेहतर कैसे बना सकते हो, पिक्चराइजेशन कैसे कर सकते हो। तो हमारा खुद का प्रोडक्शन है और उसमें हमने स्पेशलाइज लोगों को ही हायर करा हुआ है। तो अगर आप समझोगे ना, आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी शेकी चल सकती है, लेकिन अगर आपकी ऑडियो की क्वालिटी खराब है तो लोग आपका पॉडकास्ट नहीं देखेंगे। सिंपल। बिल्कुल सही बात है। और पहले तो पॉडकास्ट चलते भी थे ऑडियो के बेसिस पे ही चलते थे, वीडियो पॉडकास्ट तो अब शुरू हुए हैं। करेक्ट। तो क्या इन चीजों से ही वो अल्टीमेट ग्रोथ आने वाली है जो अभी आपने बताया? 100%। अगर आप कंसिस्टेंट हो, हाँ, चेंज कर रहे हो, आपकी क्वालिटी बेटर है एंड आप टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हो, तो डेफिनेटली। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मोस्टली लोगों ने, अगर आपके चैनल पे मुझे पहचाना या नहीं भी पहचाना हो तो मैं बता देता हूँ। अरे सब पहचानते हैं आपको, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। सो इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों ने मुझे जानना स्टार्ट किया था। अब समझना कि इंस्टाग्राम पे मोस्टली ऑडियंस ने मुझे कैसे जानना स्टार्ट किया। आपको कंटेंट भी कैसे बनाना है, जो आपको पसंद है वो कंटेंट नहीं बनाना, जो ऑडियंस को पसंद है वो कंटेंट बनाना है। अब मैं इसमें फर्क बता देता हूँ। एक कंटेंट, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, लोग देखते थे जॉब कर रहा है, जॉब के साथ ये चीजें बता रहा है, तो लोगों ने मेरे साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया। जब मैंने वो कनेक्शन बिल्ड कर लिया, उसके बाद गलती से एक वीडियो बना दी, हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। बूम, 1 मिलियन व्यूज उस टाइम पे। तो मुझे ये पता लग गया जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्रिएट कर रहा हूँ, वो जेन्युइन है बहुत। लेकिन जैसी मैंने करा, ये लोगों की नीड थी, लोगों की डिमांड थी। तो जैसे ही मैंने वो चीज क्रिएट करी, मेरे पास व्यूज आने स्टार्ट हो गए और मुझे पता लग गया एक्चुअली में क्या हो रहा है। और पूरा यूएस हिला दिया था मैंने। एक अपडेट आया था। अब इंस्टाग्राम पे ना एक आया था, अगर आप एसईओ लिख लोगे अपने आगे, या एसईओ कोई भी टर्म हो गया, जो भी आप जिस चीज में स्पेशलाइज हो, ठीक है, जैसे एसईओ प्रिंस हो गया, तो अगर आप सर्च कर रहे हैं एसईओ, तो सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल आएगी। और ये अपडेट मैंने बता दिया क्योंकि मैं करके देख रहा था और गलती से मेरे से हो गया। और मैंने जैसे ही अपडेट बताया, तो पूरे एशिया में लोगों ने अपनी प्रोफाइल चेंज करनी स्टार्ट कर दी। उस वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज पहुंच गए। क्या बात है। तो इंस्टाग्राम को तुरंत अपडेट आया कि एशिया में इतने एरिया में सब लोग वो चेंज कर रहे हैं अपना। तो पूरा यूएस हिल गया था कि इतने सारे अपडेट आने स्टार्ट हो गए थे। हर किसी चीज के अंदर ना लूप होल होता है। सही बात और है। जितना आप उसके अंदर डीप जाते चले जाओगे ना, आपको उसकी खामियां पता लगती रहेंगी और उस खामियों को आप बता के व्यूज लेके आ सकते हो। मतलब जो लूप होल्स हैं बेसिकली। तो किसी भी चीज को करो तो पकड़ लो, निचोड़ दो और डीप घुस जाओ उसके अंदर, कितना डीप। तो व्यूज बनाना आसान है, पैसे बनाना आसान है, सब कुछ चीज करना आसान है, लेकिन उस चीज पे कोर फोकस आपका होना चाहिए। तो यूट्यूब के तो आपने सीक्रेट्स बता दिए भाई। आप कई साल से इंस्टाग्राम पे भी काम कर रहे हैं और खासकर मेरी टीम में, क्योंकि अभी हमने इंस्टाग्राम पे काम करना शुरू किया है, तो जब उन्होंने पता चला कि डीडी भाई आ रहे हैं, तो बोले उनसे ना आप यूट्यूब के साथ में इंस्टाग्राम के सीक्रेट्स भी जरूर पूछना। वो 3 से 4 कौन से सीक्रेट्स होंगे जिनसे हम अपना इंस्टाग्राम भी ग्रो कर सकते हैं? श्योर भाई, इससे अच्छी एडवाइस आपको बताता हूँ। ठीक है। क्योंकि एक होता है रेवोल्यूशन टू एवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उससे रेवोल्यूशन आप लेके आ रहे हो, लेकिन अगर आप उसको इवॉल्व नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे। पहले मेरा कंटेंट हुआ करता था कि जो मैं रेगुलर जाता था इधर उधर, फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आया, इंस्टाग्राम से फिर मैं हाई टिकट पाया, फिर मैं जर्नलाइज पॉडकास्ट पाया और अब मैं मास्टरमाइंड पाया हूँ। ठीक है, तो टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम वाले लोग मुझे देख रहे हैं और मैंने उनको बता दिया कि फॉलोअर्स कैसे ग्रो रहे, वो दोबारा अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आके नहीं देखेंगे, क्योंकि वो इवॉल्व हो गए और वो सीख गए। तो वो मेरे सब्सक्राइबर डेड हो जाएंगे। अगर मेरे सब्सक्राइबर 8 लाख हैं तो हर वीडियो पे 8 लाख व्यूज नहीं आने वाले, नहीं आते। क्योंकि वो उन्होंने अगर मुझे एक बार देख लिया वो चीज करते, वो दोबारा सेम कंटेंट को नहीं देखेंगे। मैं मैच्योर हो रहा हूँ, मेरी नॉलेज मैच्योर हो रही है, मेरी एज बड़ी हो रही है, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, तो मतलब मेरे अंदर भी मैच्योरिटी आ रही है, तो मेरा कंटेंट भी इवॉल्व हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। अब थोड़ा टारगेटिंग के बारे में बात करते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है। सी, इंस्टाग्राम करंटली
इज नॉट गुड फॉर ब्रांड। आपको बता देता क्यों। मैं यूट्यूब रिकमेंड करता हूँ कि सबको यूट्यूब पे काम करना। आज हम ना इवेंट में थे, तो मैं कस्टमर साइकिल पूछ रहा था कि आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसे आए। तो उन्होंने बोला यूट्यूब पे देखा, ऐड देखने के बाद ऐसे 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 आए। तो बहुत क्लियर हो गया, 90% लोगों ने मुझे यूट्यूब पे डिस्कवर करा था जी। इंस्टाग्राम पे कोई नहीं। आप खुद सोचो कि आप सुबह वॉशरूम में गए, फोन स्क्रॉल चल रहा है, होता है मोस्टली लोगों के साथ। आपको ध्यान है आज कितनी रील देखी आपने? बिल्कुल भी नहीं। कौन सी रील देखी आपने? बिल्कुल भी नहीं। अगर यूट्यूब पे 10 मिनट की वीडियो देखी हो तो याद रहता? बिल्कुल याद रहता है। तो इम्पैक्ट क्या डालता है? यूट्यूब डालता है। यूट्यूब डालता है। तो इंस्टाग्राम पे कुछ भी करते रहो, भीड़ का हिस्सा बन के खो जाओगे। यूट्यूब पे नहीं ना, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, कोई नहीं जानता उन्हें। कोई नहीं जानता। यूट्यूब पे अगर 1 मिलियन फॉलोअर हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। मेहनत है ना उसमें, और हर कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता। इंस्टाग्राम पे बस नाच लिया, थोड़ा सा गा दिया। लेकिन ये बोला जाता है ना कि इंस्टाग्राम पे ग्रोथ बहुत जल्दी मिल जाती है। क्या करोगे उस ग्रोथ का जो इम्पैक्ट नहीं डालेगी? बिल्कुल आपको एक और चीज बताता हूँ, देखो इंस्टाग्राम पे ना पहले मेरी ऑडियंस थी जो, अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोडक्ट है 2000 का। अब यहाँ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑडियंस कैसी है? क्या आपकी ऑडियंस अपनी जेब में से निकाल के 2000 रुपए दे सकती है? ये चीज पूछना पड़ेगा अपने आप से। तो हमने एक प्रोडक्ट निकाला, जिस तरीके से हमारा प्रोडक्ट था इंस्टाग्राम के ऊपर हम बताते थे। तो इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस थी ना, वो कहती 2000 पे सर EMI कर दो। मैंने फक व्हाट आई एम डूइंग यार, 2000 रुपए EMI, 2000 की EMI कर दो। इतने ईमेल आते थे हमारे पास जी, और कोई नहीं खरीदा सर, हमारे पास पैसे की कमी है। तो इसका मतलब मैं गलत डायरेक्शन पे था। मैं इंस्टाग्राम के बारे में भी बता रहा था ना, तो भी मैं गलत डायरेक्शन में था। लेकिन अब हमारा 12 लाख का प्रोडक्ट भी खरीदते हैं लोग, 1.5 लाख का भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि मैंने दिमाग लगा के चीजें चेंज करी। मैंने उन लोगों को टारगेट करा जिनकी जेब में पैसा है, जिनका बाइंग इंटेंट है और जिनकी बाइंग कैपेसिटी है। अगर आप ये सोशल मीडिया तो बिलियनियर भी चला रहे हैं, मिलियनियर भी चला रहे हैं, बिल्कुल सही बात लेकिन है। उन तक पहुंचना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनको टारगेट कैसे कर रहे हो। तो कंटेंट क्रिएशन अब नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन नहीं रहा है। अगर आप नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आप पैसा नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात। आपको हर चीज की टारगेटिंग देखनी पड़ेगी। आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कंटेंट क्या बना रहे हो, आप किसको टारगेट कर रहे हो, एंड पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो सारी चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। अब मैं बच्चों को टारगेट नहीं करता। इंस्टाग्राम का कंटेंट होता था 18 से 24 साल के बच्चों के लिए। आप किसको टारगेट करते हो? अब हम करते हैं 25 से लेके 35-40। ये मेरा वो एवरेज बन चुका है। इस पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। अब बच्चे नहीं देखते हमारा कंटेंट, पहले बच्चे देखते थे। जो बच्चे होते हैं उनके पास कॉलेज जाते, स्कूल जाते, पैसा नहीं होता। अब जो इस एज के हैं 24 से लेके 45 तक, इनके पास पैसा भी है, एक ग्रो भी करना चाहते हैं, कैपेसिटी है इनकी, सब कुछ है। तो हमने अपनी ऑडियंस को चेंज कर दिया, हमने कंटेंट को चेंज कर दिया। अगर आज तक इंस्टाग्राम पे रहता ना, तो शायद एक गाड़ी भी नहीं खरीद पाता। बिल्कुल सही बात है। तो हमने धीरे धीरे सारी चीजें चेंज करी, और उसके बाद मल्टी करोड़ का हमने इस तरीके से बिजनेस भी बिल्ड करा। ऑडियंस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नए क्रिएटर्स के लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ ज्यादा जरूरी है या पेड प्रमोशन, या दोनों में बैलेंस होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सी, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, अब मैं क्रिएटर नहीं रहा। ठीक है, क्रिएटर में ज्यादा पैसा नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आप क्रिएटर बने या बिजनेसमैन बने? हाँ, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। तो सबसे पहले लोगों के पास ना पैसा पहले आता है और वो फेमस बाद में होता है ना। मेरे साथ उल्टा हुआ है। मैं जॉब से निकल के 8 महीने कंटेंट शूट कर रहा था, तो मेरे पास फेम पहले आ गया और पैसा बाद में आया। तो उल्टी जर्नी हो गई। तो अच्छा है मेरे लिए, रिवर्स बढ़िया हो गया, क्योंकि मुझे पता लग गया कंटेंट क्रिएशन में इतना ज्यादा पैसा नहीं है until unless I'll use my brain। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 तरह की कंटेंट मशीन है। एक है ऑर्गेनिक कंटेंट मशीन, एक है इनऑर्गेनिक कंटेंट मशीन। जो ऑर्गेनिक कंटेंट मशीन है ना, वहां पे आपको बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, 1% भी नहीं बेचना चाहिए। अगर आप बेच रहे हो, आपकी ऑडियंस आज 1 लाख है, अगर 1 लाख को आपने बार बार बोला कि खरीदो 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 मेरा प्रोडक्ट खरीदो, एग्जॉस्ट होगी, उसने देख लिया, वो दोबारा आपके वो ट्रस्ट नहीं करेगी। तो जितनी फ्री में वैल्यू दे सकते हो, फ्री में दे दो। उनको लगेगा कितना अच्छा इंसान है, चीजें सिखा रहा है, जेन्युइनली ट्रस्ट करता है। और जितने भी क्रिएटर देखोगे, अंकित वारिगो को अभी कभी आप बेचते हुए नहीं देखोगे, कभी नहीं, कभी नहीं। रणबीर को नहीं देखोगे, राशवानी को नहीं देखोगे, प्रखर को नहीं देखोगे, कोई नहीं। उनके बैकएंड में प्रोडक्ट नहीं है, 100% है, सबके बैकएंड में प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक में ना कुछ मत बेचो, सिर्फ ट्रस्ट, अथॉरिटी, ये सारी चीजें बिल्ड करो। और जो आपका पेड कंटेंट है उसके थ्रू दबा के बेचो। अगर उनके सामने एक्सीडेंटली आ गया तो आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कम जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया क्रिएटर आता है और वो कंप्लीटली एड चलाता है, और उसको कोई नहीं जानता मार्केट में, कोई भी नहीं जानता उसको मार्केट में, और वो एड चला रहा है एक 10 रुपए के प्रोडक्ट के लिए मान लो।
तो उसका कॉस्ट पर एक्विजिशन शायद 9 रुपए भी जा सकता है, 11 रुपए भी जा सकता है, 12 भी जा सकता है, उसको कोई जानता नहीं है। लेकिन कंटेंट क्रिएट कर करके मैंने बहुत लोगों को बता दिया कि ये मेरा ब्रांड है और मैं ये सारी चीजें, उनके सामने मेरा अगर ऐड आएगा तो मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन 1 रुपए या 2 रुपए होगा, मेरा मुनाफा किसी भी क्रिएटर से, किसी भी कोच से ज्यादा होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंटेंट मशीन की वैल्यू नहीं समझते हैं। सब्सक्राइबर के बारे में भी आप कुछ पूछ रहे थे शायद। नहीं, कंटेंट मशीन को भी लोग पेड मशीन मानते हैं ना। जैसे कि अंकुर वारिको को मैंने सुना है, वो उनका एड कैंपेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त ऐड बनाते हैं। लेकिन क्योंकि ऐड क्या होता है, कोई भी कस्टमर आता है सबसे पहले ऐड देखेगा, ऐड बहुत ज़बरदस्त चलाते हैं, बहुत ज़बरदस्त कैंपेन उनका रहता है। उसके बाद उनके चैनल पे आएगा, चैनल पे उन्होंने वैल्यू दे रखी है, वैल्यू देखेगा और फिर उनके कोर्स में इन्वॉल्व हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये ज़बरदस्त, ये जो सिस्टम काम करता है, ये ज़बरदस्त काम करता है। भाई, आपने सोशल मीडिया को अपने बिजनेस में कैसे यूज किया? शुरू से ही मैं डिजिटल मार्केटर था। हाँ। तो साइकोलॉजी समझने में थोड़ा टाइम लग गया। एक्चुअली 5 साल काम करने में ज़्यादा पैसा नहीं बनाया। तो 5 साल में सिर्फ यही फिगर आउट हो रहा था, क्या कंटेंट डाल रहे हैं, ऑडियंस नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया जिसके मैंने 36 लाख रुपीस दिए। 36 लाख दिए मैंने, सैम ओवेंस का था। ठीक है। और मैंने वो मास्टरमाइंड ज्वाइन किया। तो वहां पे ना बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर थे जिनके 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे। और मैंने देखा इंडिया के जितने भी सारे बड़े कोचेज हैं उनके स्टूडेंट ही हैं। अब तो वो इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं क्योंकि skool.com जो है उसके फाउंडर हैं वो। ठीक है। सो बेसिकली जब मैंने वो मास्टरमाइंड ज्वाइन किया तो उन्होंने, क्रिएटर्स ने हमें बताया कि क्या सीक्रेट रहता है, कैसे ग्रो करना है, क्या क्या सारी चीजें हैं। एक मिनट, आपका क्वेश्चन क्या था? सॉरी, मैं दिमाग में कहीं स्लिप हो गया, कहीं और निकल गया। भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को आपने कैसे अपने बिजनेस में यूज किया? अच्छा, ओके, गॉट इट। सो उन्होंने मुझे बताया कि लो टिकट जब प्रोडक्ट आप बनाते हो या जैसे भी आप ऑडियंस को टारगेट करते हो, जो पहले मैं कर रहा था वो नहीं करना था क्योंकि उनकी बाइंग कैपेसिटी नहीं थी। मैं कंटेंट ही ऐसा डिजाइन कर रहा था जिनकी बाइंग कैपेसिटी होगी और बाइंग इंटेंट होगा। उस कंटेंट को डिलीवर करना, लोगों की मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक मेरा जो 12 लाख का कंटेंट है ना, और जो लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं उसको ऐसे ही बता देता हूँ कि भाई ये कर लो, जो अभी हमारा मास्टरमाइंड चल रहा है 9 घंटे में बता के आ रहा हूँ, उसमें मैंने अपने बैकएंड का भी कंटेंट बता दिया। जितना ज्यादा आप लोगों को सिखाओगे, फ्री में वैल्यू दोगे, वो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ही करेगा, वो कनेक्ट करेगा ही करेगा, आपके साथ पर्सनली काम भी करेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपके पास है दे दो, सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो, ये मैंने देखा वो है, आएगा ही आपके बिल्कुल पास। ये जो 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि मैंने भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, और जितनी वैल्यू आप दे रहे हैं, मतलब पूरे दिन भर के जो वैल्यू दे रहे हैं ना, वो जबरदस्त है, वो जबरदस्त है। मतलब ये वैल्यू लाखों रुपए देकर भी नहीं मिल सकती, है ना। एक और चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस हमने कर दिया है। मोस्टली कोचेस होते हैं, ट्रेनिंग होता है, हमने वो चेंज कर दिया। हमें देना ही नहीं है क्योंकि लोग कोर्स को देखते हैं एज अ मूवी, देख लिया और कुछ काम नहीं करा। अब जो 1.5 लाख में आ रहा है, जो 12 लाख रुपए में भी आ रहा है, उसके लिए गेम है एक बहुत तगड़ा। ये गेम है कि वो एक्शन लेगा, और एक्शन लेगा तो वो सक्सेसफुल होगा। मोस्टली लोगों को रिजल्ट तब नहीं मिलता है तब वो एक्शन नहीं लेते हैं। तो हम डंडा कर देते हैं अपने क्लाइंट के एक्चुअली में, कि वो आया, हम उसको पूरा ट्रेनिंग देते हैं, हम बस 1 वीक का कंसल्टेशन देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं उनको। ठीक है। वो कंप्लीट करेगा तो आगे का बताएंगे, अदरवाइज नहीं बताएंगे, नमस्ते। अगर वो करके लेके आ गया तो अगला वीक 2 का कंसल्टेशन मिलता है, वीक 3 का मिलता है। इसलिए सक्सेस स्टोरी और सक्सेस रेट भी इंक्रीज हो गया क्योंकि हम जबरदस्ती डंडा करके काम करवा रहे हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करा रहे हैं। तो कोचिंग और ट्रेनिंग फील्ड से मैं कब का हट चुका हूँ, 2 साल हो चुके हैं अब तक कंप्लीटली। तो सोशल मीडिया को आपने बिजनेस में बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्व किया है। अब इस सोशल मीडिया को यूज करके आप अपने बिजनेस को कहाँ तक ले जा सकते हैं? क्या विजन है आपका? वेरी गुड क्वेश्चन। रणवीर का 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। पहुंच गया? हाँ, पहुंच गया। उसने पॉडकास्ट में भी बोला था, थिंक स्कूल आई गेस, कहीं तो सुना था मैंने, और पहुंच गया, काफी पहले पहुंच गया। अभी थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई है बेचारे के साथ, थोड़ा उभरने में टाइम ज्यादा हो गई है ना। कोई नहीं, हो जाएगा, ये होता रहता है, ठीक है, इस इंडस्ट्री में। 100 करोड़ मेरा भी टारगेट है। अगर आप देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे पहली पोस्ट है, उसको मैंने पिन किया हुआ है और उस पर 100 करोड़ लिखा हुआ है। अब वो खाली कंटेंट क्रिएशन से नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। मैं खाली कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, अब मैं बिजनेसमैन भी हूँ। तो हमारे SaaS बेस्ड चीजें बिल्ड हो रही हैं, सॉफ्टवेयर बिल्ड हो रहा है, प्लस हम मल्टीपल कोचेस बना रहे हैं जिनका मार्केट बहुत बड़ा है। तो आई एम द मास्टरमाइंड बिहाइंड देम। इंडिया के जितने भी बड़े बड़े कोचेस
हैं जितने आप स्टेज पे देखते हो, एडवर्टीजमेंट देखते हो, दे आर माई क्लाइंट्स। क्या बात है। उनको सारा मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, ब्रांड को किस तरीके से स्केल करना है, ग्रो करना है, तो सारा बैकएंड मास्टरमाइंड हमारा है जो भी उनको कंसल्टिंग जाती है। तो 100 करोड़ में से कितना टारगेट अचीव कर लिया है? मैं एक्चुअली बताऊँ, मेरे क्लाइंट का टोटल मिला के 1000 करोड़ से ज्यादा का पहुंच गया है। क्या बात, वाह, अमेजिंग। 1000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। अगर टोटल मिला के सबकी सेल्स देखी जाए उससे बहुत ज्यादा है, 1000 करोड़ से तो बहुत ज्यादा है। क्या बात है भाई। एक चीज और आज के दिन ट्रेंड कर रही है जबरदस्त, और उस पे आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, वो है पॉडकास्टिंग। जी। है ना? तो किसी को अगर पॉडकास्टिंग शुरू करनी है तो वो कैसे शुरू कर सकता है, और उसको कितना बजट लगेगा ये शुरू करने में? पॉडकास्टिंग करने के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक चीज नहीं होती। जो हमारा बजट है वो 10 लाख में हमने स्टार्ट किया था, बढ़ते बढ़ते वो 50 लाख का सेटअप आपका जा सकता है 10 से। ठीक है, हम सारी चीजें अपनी टीम को ही ट्रेन करते हैं और उसमें बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। ऑडियो इंजीनियरिंग आ जाता है, वीडियो आ जाता है, कैमरा चलाना आ जाता है, फिर एडिटिंग का पार्ट आ जाता है, फिर स्क्रिप्टिंग का पार्ट आ जाता है। वैसे स्क्रिप्टिंग मैं नहीं करता, मैं बहुत ऑर्गेनिक पॉडकास्ट करता हूँ, इसके लिए भी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, आए शूट लाइट चली चालू कर दिया, बिल्कुल है सही ना। बात है। सो अब इसमें ना बहुत काम होता है पॉडकास्टिंग करने के लिए, तो इसकी स्ट्रैटेजीज भी हैं। अब मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बता दूं कि जैसे ही हमारा पॉडकास्ट लाइव होता है तो हमारी 11:30 बजे तक टीजर चलता है, मतलब वो चलता है, प्रीमियर चलता है, और उसी के साथ हम ब्लास्ट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो ब्लास्ट स्ट्रेटजी? चलो बता देते हैं। सबके पॉडकास्ट चलेंगे जिनके 10 सब्सक्राइबर भी हैं, वो भी मिलियन व्यूज लेके आ सकते हैं। क्या बात है। यूट्यूब का सबसे बड़ा एल्गोरिदम क्या है कि जितना देर आपका पॉडकास्ट लोग कंज्यूम करेंगे, देखेंगे, उतना यूट्यूब आपको प्रमोट करेगा। ब्राउजर फीचर के थ्रू आपके ज्यादा व्यूज आएंगे, सीटीआर रेट ज्यादा जाएगा, वॉच टाइम ज्यादा बढ़ेगा, तो यूट्यूब खुद ही प्रमोट करेगा, पुश करेगा। आपने देख लिया वो ये चीज। हनुमान जी वाला पॉडकास्ट क्यों चला, मैंने आपका देखा, क्योंकि वो एक ब्रांड का फेस था और उसमें कंटेंट ऐसा सुनने वाला था, तो इसलिए यूट्यूब ने उसको खुद पुश किया। अगर आप उसका एवरेज टाइम देखोगे, बहुत सारे पॉडकास्ट से ज्यादा ही होगा उसका, बिल्कुल सही बात है, एंगेजमेंट में। अब यहाँ पे एक तो हमें ये चीज देखनी है कि सामने वाले को चाहिए, हमें क्या पसंद है उससे कोई लेना देना नहीं है, सामने वाले को क्या चीज चाहिए। अब यूट्यूब पे जितनी देर आप लोगों को रोक के रखोगे, किसी का भी प्लेटफॉर्म में यूट्यूब पैसे कैसे बनाता है, ऐड के थ्रू। ऐड कब होगे, जब आप देखोगे यूट्यूब पे रिटेन रहोगे, मल्टीपल ऐड देखोगे, तो यूट्यूब पैसे बनाएगा और क्रिएटर पैसे बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब यूट्यूब पे लोगों को रोकने के लिए एक होती है ब्लास्ट स्ट्रेटेजी। ब्लास्ट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि जैसे मेरा पॉडकास्ट रिलीज हुआ, उसके हर 15 मिनट में मेरे शॉर्ट रिलीज होता है, टक 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 टक। हर 15 मिनट में 11:30 बजे तक 10-12 शॉर्ट्स मेरे रिलीज हो जाते हैं उसी दिन पे। ठीक है। तो मेरी टीम का काम बता देता हूँ। सबसे पहले एक दिन में पॉडकास्ट जब शूट हुआ, तो पहले दिन पॉडकास्ट में कट लग के पूरा बन गया, उसके दूसरे दिन टीजर बन गया, उसके तीसरे दिन आपके शॉर्ट्स कट के रेडी हो गए सारे। तो 3 दिन का हम टाइम लेते हैं पूरा प्रिपरेशन करने में। ठीक है। तो जैसी पॉडकास्ट रिलीज हुआ, वो भी हम प्रीमियर पे चलाते हैं, जिसको लोगों को लगता है बिल्कुल लाइव चल रहा है, तो उससे ज्यादा ट्रैक्शन आता है। ट्रैक्शन आने के बाद हर 15 मिनट में हमारा एक शॉर्ट रिलीज होता है। शॉर्ट भी और रील भी, या सिर्फ शॉर्ट? शॉर्ट्स रिलीज होते हैं और रील पे भी जाते हैं, वो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूशन सेम टाइम पे होता है। ठीक है। अब एक बंदा भी अगर उसमें 200 व्यूज आ गए और 3 लोगों ने भी उसको कंटिन्यूस देखा 2 घंटे का पॉडकास्ट, तो वॉच टाइम कितने का बैठेगा, है ना, वॉच टाइम बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से बार बार हम 10-12 शॉर्ट्स डाल रहे हैं सेम टाइम पे। जब वो लाइव है तो लोगों को ये लगेगा ये तो लाइव चल रहा है, और वो बार बार जा रहे हैं। तो 12 शॉर्ट उसी टाइम के अंदर 9 बजे हमारा पॉडकास्ट रिलीज होता है रात को, और 11 बजे तक हमारे शॉर्ट्स चलते हैं, 10:30 11 शॉर्ट्स जा चुके होते हैं, 12 10 से ज्यादा ही होता है। ठीक है। अच्छा, इस पे एक चीज और पूछनी है मुझे कि वो तो सेम डे चले गए हमारे 12 शॉर्ट्स, अगले दिन कितने शॉर्ट्स जाएंगे उसमें? अगले दिन कभी बता देता हूँ। पीक टाइम होता है, जैसे पीक टाइम कब होता है, सुबह ऑफिस जाने से पहले हो गया, 12 बजे हो गया, 3 बजे हो गया, 6 बजे हो गया, 9 बजे हो गया, 10:30 बजे हो गया। इस टाइम पे मोस्टली लोग एक्टिव रहते हैं, अगर आप एनालिटिक्स में देखोगे। लेकिन पीक टाइम बिफोर डालना है, पीक टाइम पे नहीं डालना। 5 मिनट पहले 12 बजे नहीं डालना है, 11:55 पे डालना है, 3 बजे नहीं डालना है, 2:55 पे डालना है, 6 बजे नहीं डालना है, 5:55 पे डालना है। इससे क्या होगा, आपकी बूस्ट पे ऑलरेडी वॉच टाइम आ जाएगा और ऑर्गेनिकली वो उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मतलब अगले दिन कितने डालेंगे शॉर्ट्स? पीक टाइम पे डाल दो, पीक टाइम पे डाल दो। जैसे 12 बजे हो गया, 3 बजे हो गया,
फिर आपका 6 बजे हो गया, फिर 9 बजे हो गया, 10:30 बजे हो गया, इस तरीके से आप डाल सकते हो। भाई जैसे आपने बताया कि सेम डे जिस दिन पॉडकास्ट आता है तो उस दिन हर 15 मिनट के बाद में एक शॉट डल जाना चाहिए, तो लगभग आप 12 शॉट डालते हो। और अगले दिन आपने कहा पीक टाइम जब आता है तो पीक टाइम से 5 मिनट पहले डालना है। तो पीक टाइम से 5 मिनट पहले लगभग मतलब अगले दिन भी 5-6 शॉट्स चले जाने चाहिए, शॉर्ट्स भी और रील्स भी। ठीक है, एक चीज और मुझे जाननी है, आजकल हर कोई पॉडकास्टिंग कर रहा है, पॉडकास्टिंग से लोग पैसा कमाते कैसे हैं? ओके, इसका भी एक सीक्रेट आपको बता देता हूँ, ठीक है? ठीक। पॉडकास्ट का ही 100 करोड़ का बिजनेस बनाते हैं। कैसे बनेगा देख लेते हैं। बताओ। आपको पता है कि जहाँ हम बैठे हैं ये भी पूरे यहाँ पॉडकास्टिंग वगैरह होती है यहाँ पे। हाँ। पेड पॉडकास्ट होता है और अनपेड भी होता है। मैंने एक पॉडकास्ट का एक एस्ट्रोलॉजर से 7 लाख प्लस जीएसटी चार्ज करा हुआ है, जिसपे 6000 व्यूज गए हैं बस। 7 लाख प्लस जीएसटी हमने चार्ज किया है। अब इसको ना थोड़ा सा डीपर लेवल पे लेके चलते हैं कि पॉडकास्टिंग से पैसा किस तरीके से बन सकता है। हाँ, एक नीश पकड़ लेते हैं, पॉलिटिक्स। ठीक है। ऐसे मल्टीपल है पर स्पेसिफिकली इसको कर लेता है। इंडिया के जितने भी टॉप नेता हैं आप उन तक पहुंचो, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या जितने भी बड़े बड़े टॉप नॉच लीडर हैं, कैसे भी पैसा देके या कैसे भी उनके पीओ से बात करके कैसा भी करके बुला सकते हो। ठीक है। और ये जाते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते, जाते हैं पॉडकास्ट पे। हमने भी अप्रोच किया था लेकिन कुछ कनेक्शन बीच में ब्रेक हो गया तो नहीं कर पाए। तो सबको पब्लिसिटी चाहिए, बिल्कुल है ना? जिनके पास पैसा है उनको भी पब्लिसिटी चाहिए, और नेता को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन चाहिए होता है अपना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको जाने, और खासकर इलेक्शन टाइम पे चाहिए होता है। तो सबसे पहली चीज कि जितने भी टॉप लीडर्स हैं कैसे भी करके अपने शो पे पहले लेके आओ, आपका खर्चा जरूर होगा। उसके बाद जब टॉप लीडर्स आ गए तो नीचे वाले पागल हो जाएंगे कि यार हमें इसके शो पे जाना है, हमें इसके शो पे जाना है। पहले जैसे जो स्टॉक था चलता था, हमें इस पे जाना है, शो पे जाना है, हम सक्सेसफुल है, टेड टॉक पे जाएंगे तो सक्सेसफुल है। अभी रणवीर के शो पे जाना है, राज शमानी के शो पे जाना है, तो वैलिडेशन है कि ये सक्सेसफुल है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने टॉप लीडर को पहले पकड़ा, उनके साथ बात करी। अब नीचे वाले जितने लोग तड़प रहे हैं कि हमें इसके शो पे जाना है, हमें इसके शो पे जाना है। और जितने भी एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, इलेक्शन टाइम पे उनको जाके, अगर आपके अंदर दिमाग है कि मार्केटिंग एजेंसी जो होती है आपकी रील प्रमोट करेंगे, इतना व्यूज दे सकते हैं, इतने नंबर्स दे सकते हैं, आपको ये दे सकते हैं, वी विल चार्ज 50 लाख फॉर पर पॉडकास्ट। उनके लिए 10। अच्छा, एक और चीज, एक गांव का सरपंच होता है, अगर उसके इलेक्शन आते हैं, प्रधानी के इलेक्शन बोलेंगे, सरपंच के या प्रधानी के, बिल्कुल। अब वो कितने की दारू डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रमोशन के, लगभग आपके हिसाब से? वो भाई वो करोड़ों खर्च कर देता है उस चीज पे। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख दारू बांट देता है वोट्स के लिए। हाँ बिल्कुल। तो ये तो फिर भी एमएलए हैं, ये तो फिर भी एमपीज हैं। एक रात पहले कई लाख रुपए की दारू बढ़ जाती है। अगर इनके दिमाग में डाल के बैठाया जाए कि ये प्रमोशन नहीं है, यहाँ से आपका प्रमोशन होगा, इस तरीके से और लोग आपको जानेंगे, तो आपको पॉडकास्ट करना चाहिए। और पॉडकास्ट के लिए 50 लाख रुपए भी कम है बहुत। आप 1-1 करोड़ रुपए भी चार्ज कर सकते हो अगर आपका अच्छा खासा ब्रांड बना हुआ है। ऑलराइट, बात कर लेते हैं अभी इलेक्शन की। अभी केजरीवाल बीच में हिल गए थे, तो कितने पॉडकास्ट पे वो दिखाई गए हैं? बहुत पॉडकास्ट पे, प्रखर के पॉडकास्ट पे दिखाई गए, राज शमानी पे दिखाई गए, बहुत लोगों के पॉडकास्ट पे दिखाई दिए। तो आपको क्या लग रहा है? सुधांशु मिश्रा के पास भी गए थे। तो आपको क्या लग रहा है कि उनको नहीं पता है? उनको पैसा मिला, अच्छा खासा मिला होगा, नहीं मिला होगा, जो भी है, पर आप पैसा बना सकते हो। अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप पैसा बना लोगे, ये चीज है। एक एस्ट्रोलॉजर ने 7 लाख प्लस जीएसटी दिया, कैसे अप्रोच किया उसको? हमने नहीं करा, उन्होंने हमें अप्रोच किया। अच्छा, क्या मतलब फ्यूचर देख रहे हो आप पॉडकास्टिंग का? पॉडकास्टिंग हमेशा से हर चीज का रहता है। न्यूज़पेपर आज तक चल रहे हैं, पॉडकास्ट जो रेडियो है वो आज तक चल रही है। इट्स जस्ट लाइक कि पॉडकास्ट जो है ना हमेशा चलेगा। इंटरव्यू बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं, सही बात है, और आगे भी चलेंगे। शायद आगे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, शायद AR VR लगा लेंगे, जो लोग घर पे बैठे हुए उनको लगेगा कि वो हमारे साथ ही बैठ के हमारी कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं। दैट्स इट। आप, मैंने बताया ना, रेवोल्यूशन टू एवोल्यूशन की साइड बढ़ना पड़ता है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आपको हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ चेंज करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में टिके रह सकते हो। अदरवाइज बहुत लोग हैं, बहुत ऑप्शन है। भाई आप एक साथ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, है ना? आप रिवॉल्यूशन, मास्टरमाइंड, पॉडकास्टिंग और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मतलब कैसे आप डिसिप्लिन रहते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं? सपने इतने तगड़े हैं ना। मेरी मम्मी ने, जब मैं सीखने गया था, तो अपनी ज्वेलरी दी थी, बेच दी थी मेरी फीस के लिए। और मैंने अपने घर पे वो क्रंच देखा है
कि ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे घर पे, और शुरू से जो बचपन से मैंने सपने देखे, मेरी माँ ने ना मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई है, तू सबसे बेस्ट है, तू अकेला सब कुछ हैंडल कर सकता है, पूरी दुनिया को हैंडल कर सकता है, तू बेस्ट है। उन्होंने आइंस्टाइन की तरह बड़ा करा है मुझे, तेरे लिए कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल है ही नहीं। और मुझे आज समझ में आता है मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। खुद पे ट्रस्ट करना सिखा दिया, बिलीव करना सिखा दिया खुद पे। और अब आप मुझे दुनिया का कितना भी कठिन मॉडल दे दो, आप मुझे बोलोगे एलन मस्क के साथ बैठ के रॉकेट बनाना है, आप पढ़ाई लगेगी ना, बुक पता है, सारे स्टेप पता है कि कैसे बनेगा, आपका बना एटीट्यूड सकता रहता है ऐसा तोड़ने फोड़ने वाला। हाँ, तो मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। सी मैं ना जैसे विराट कोहली क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, वो बेस्ट है अपने फील्ड में, ऐसे ही आई एम अ बेस्ट सेल्स पर्सन, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। आई एम नॉट अ गुरु, मैं किसी का कोई गुरु नहीं बन सकता, मैं कोई गुरु हुई नहीं, लेकिन मैं बहुत बहुत प्रैक्टिस करता हूँ और एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस करता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीजें पता है। इस डिसिप्लिन से आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ? बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्शन देखा, और काफी अच्छा रिफ्लेक्शन देखा। पहले पैसे नहीं थे चीजें करने के, और अब आप मेरे घर भी आए हो। बिल्कुल आया हूँ। मैंने पेंट हाउस खरीदा, मैंने रोलेक्स भी खरीदी, और मैं नॉर्मल मिडिल क्लास का लड़का हूँ। आज से 5 साल पहले मेरी 22,000 रुपए की तनख्वाह सैलरी थी, सिर्फ 22,000 रुपए। मेरी 16 लाख की घड़ी है, बिल्कुल है, मैंने मेरा भी देखी है। पेंट हाउस है, 1 करोड़ से ज्यादा का है वो, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा जो ऊपर ऑफिस है वो भी है। तो मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे एज अ मिडिल क्लास मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है, एंड मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं अभी भी वो देखता हूँ लैम्बोर्गिनी, वो अचीव नहीं करा है, वो आज भी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, फरारी चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए, वो आज भी चाहिए। वो भूख अभी भी है, जब तक होगा नहीं ना शांत नहीं होगी। और देखेंगे उसके बाद कहाँ जाना फिर। मैनिफेस्टेशन पे आएंगे, क्योंकि मैंने आपका विजन बोर्ड भी देखा है। उससे पहले एक सवाल है जी, मतलब आपने अपने लिए जो विभिन्न जो इनकम सोर्सेज हैं वो कैसे विकसित किए, क्या क्या है आपके इनकम सोर्सेज? मेरा मेन जो है ना वो कंसल्टिंग ही है। अच्छा। मेन कंसल्टिंग है, मेरे 2 कंसल्टेशन है। एक हमारा रहता है फ्रंट एंड कंसल्टेशन जो 1.5 लाख का है, जिसमें हम हेल्प करते हैं कोचेस, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर को उनके बिजनेस को स्केल करने के लिए। कोर्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, प्योरली कंसल्टिंग है। हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग, कैसे आप अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मैं वो चीज अपने लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो चीज मैं सीख रहा हूँ बस मैं उनको वही चीज बताता हूँ। मल्टीपल स्ट्रेटेजीज इस चक्कर में बन गई हैं, जो कि इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए इंडिया के जितने भी टॉप कोचेज हैं, दे ऑल आर माय क्लाइंट्स। एक मेरा 12 लाख का कंसल्टेशन है, जिसमें साल में मैं 3 बार या 4 बार मिलता हूँ। ठीक है। तो उसमें सिर्फ 1.5 में मेरी टीम डिलीवर करती है, मैं डिलीवर नहीं करता। उसमें मेरा पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ, वो इम्प्लीमेंट करवाता है। 12 लाख के अंदर जो मेरी टीम है वो भी कंसल्टेशन देती है, और इवन मैं पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूँ कंपनीज को, किस तरीके से आपको स्केल करना है। तो ये मेरे अर्निंग सोर्स है। इवन यूट्यूब भी अच्छा खासा दे देता है, बट यूट्यूब पे फोकस नहीं है। और इसके अलावा एफिलिएट इनकम हो गई, एफिलिएट के अलावा और छोटी मोटी जगह से आ जाता है, मुझे याद नहीं है, जो मेन है वो ये। पॉडकास्टिंग से भी अच्छा आ रहा है। पॉडकास्टिंग से भी अच्छा आ जाता है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा यूट्यूब का। 3 महीने का कलेक्शन हमारा 10 लाख का है यूट्यूब का। तो यूट्यूब ठीक ठाक देता, पर ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही बात है। स्क्रीनशॉट आप लगा देना चाहे तो। ठीक है। मैं जब स्टूडियो में आया था, जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था, जहाँ मैं एज ए गेस्ट था, मैंने आपका विजन बोर्ड देखा था, और आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कैसे काम किया है? ओके भाई, मैं ना शायद मैनिफेस्टेशन वाले कोच गुस्सा हो सकते हैं, बहुत लोग गुस्सा हो सकते हैं चीज़ से, क्योंकि टाइम के साथ ना मैं चेंज हुआ हूँ, इवॉल्व हुआ हूँ। तो मैंने ऑफिस में ना पहले मैनिफेस्टेशन लिखा हुआ था, और खाली सोचने से कोई अमीर नहीं बनता है। सोचो आप ऐसा कर सकते हो, सोचो आप वैसा कर सकते हो। मैंने उसमें कट लगा दिया है मैनिफेस्टेशन पे, और मैंने लिख दिया इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप काम करोगे तो आप वहां तक पहुंचोगे, और स्पीड से फेल होना स्टार्ट कर दो। तो मैनिफेस्टेशन होता होगा, मैं भी सोचता हूँ, पहले वो चीज सोच में ही आती है। जैसे मैंने सोचा प्राइवेट जेट मुझे खरीदना है, या मुझे रोलेक्स खरीदनी है, वो पहले मेरी सोच में ही आई कि मुझे करना है, लेकिन उसके लिए पूरा प्लान बनाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और लोगों के साथ सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मैनिफेस्ट करते हैं। और जितने भी कोचेज है ना, उनको 2-3 तो चार्टे लगा देने चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं सोचो और पैसा बनाओ, सोचो और पैसा बनाओ। और काम करने के लिए नहीं बोलते हैं, डायरी में लिखो ऐसा हो जाएगा, डायरी में लिखो ये टेक्निक वो टेक्निक। कोई 555 टेक्निक बताता है, कोई 369 टेक्निक बताता है, कुछ नहीं होता। अगर तुम ये लिखते रहो, ऐसे पैसा थोड़ी आ जाएगा। तुम्हें काम भी तो करना पड़ेगा उसके लिए। अगर तुम काम नहीं करोगे,
सिर्फ सोचोगे और लिखोगे तो कुछ नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे। उसको एक्टिव करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, एक्टिव नहीं करना पड़ता उसको, उसके लिए काम करना आपको। सेम अगर छोटा सा एग्जांपल मैं लूँ भाई, जैसे मैंने नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ठीक है कि मैंने सोचा कि भाई मैं नेशनल रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने सोचा तो उसके लिए मेहनत भी तो की। तो उस टाइम पे एक फिनोमिना हम बोलते थे उसको, लेटेंट लर्निंग, उसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस की। वो क्या कहता था, वो कहता था कि सक्सेस के लिए 4 कदम चाहिए। पहला कदम, उस चीज़ को देखो, उस चीज़ को इमेजिन करो, उस चीज़ को विजुअलाइज करो। सेकंड कदम, हार्ड वर्क। थर्ड, हार्ड वर्क। फोर्थ, हार्ड वर्क। मतलब 3 कदम आपको चलने हैं और 1 कदम आपकी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। तो ये है लेटेंट लर्निंग, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही मैनिफेस्टेशन है। अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है, तो जो आपको मिसगाइड किया जा रहा है कि सोचने से पैसा होगा, सोचने से गोल अचीव होगा, धैर्य भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूं, सोचने से नहीं होता। हाँ, उसमें एक चीज होती है, एक स्टेप आपने आगे ले लिया, लेकिन 3 स्टेप पीछे भी तो है। आप 3 स्टेप है हार्ड वर्क, मेहनत, वो आपको करनी होगी, तभी आप अपने सपने अचीव कर पाएंगे। और वही बात भाई भी बता रहे हैं। भाई ने अपना विजन बोर्ड बना रखा, सारी चीजें लगा रखी, फोटो लगा रखी, उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन की जगह क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा एक सवाल, जो मेरा अकेले का नहीं, बहुत सारे जो पॉडकास्ट देखने वाले हैं उनका भी होगा, सोशल मीडिया से पहला 1 लाख रुपए कैसे कमाया जा सकता है? अच्छा, पहला 1 लाख कैसे बनाया जा सकता कैसे है? बनाया जा सकता है? बहुत मेहनत लगती है 1 लाख रुपए के लिए। तो उसके बाद शायद प्रोसेस आसान हो जाएगा, 10 लाख 1 करोड़ वो आसान हो जाएगा, लेकिन पहला 1 लाख बनाना बहुत मुश्किल है। जी। कहते हैं ना, पहले फंडामेंटल नींव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले डिसाइड करना है कि करना क्या है, किसके लिए कंटेंट बनाना है, क्यों कंटेंट क्रिएट करना है, और सबसे बड़ी चीज, यू नीड टू गिव रीजन टू योर फॉलोअर्स दैट दे विल फॉलो यू। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको रीजन देना है आपके फॉलोअर्स आपके फॉलो क्यों करेंगे। जब वो आपको बहुत मात्रा में फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, नंबर बढ़ जाएंगे, तो आप कोई भी अपना प्रोडक्ट सर्विसेज बेच सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट है, इंस्टाग्राम को ले लेते हैं, इंस्टाग्राम से रिलेटेड आप टिप्स ट्रिक्स बता रहे हो, फिर आपने अपना ट्रेनिंग निकाल दिया, ट्रेनिंग या कोई सर्विस निकाल दी कि मैं आपको करके दूंगा, क्रिएटिव्स बनाऊंगा, आपके लिए वीडियो एडिट करूंगा। तो मल्टीपल साधन है, बहुत तरीके से जिससे आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज निकाल सकते हो। उसके थ्रू फिर आपका प्रोडक्ट चल गया, लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो फिर स्केल कर सकते हो, आराम से पैसा बन सकता है। मतलब शुरुआत में पहले 1 लाख में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके बाद 1 से 10 जाना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, 10 से 1 पे जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं प्रॉब्लम होता। हाँ, नए क्रिएटर्स के लिए, जो नए क्रिएटर्स हैं, वो मतलब उनके इनकम स्ट्रीम को क्या क्या बना सकते हैं शुरुआत में, शुरुआती दौर में? क्या क्या स्ट्रीम बना सकते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कोई सर्विसेज आप लॉन्च कर सकते हो। जैसे मैं वीडियो के बारे में बताता हूँ कि वीडियो को अच्छा कैसे बनाना है, तो मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में बात कर सकता हूँ। या मेरी कोई सर्विसेज है, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं अपनी सर्विसेज को पिच कर सकता हूँ, एसईओ के बारे में, गूगल एनालिटिक्स के बारे में, डेटा साइंस के बारे में, या जो भी सारी चीज़ें, कोई भी आपको अपना प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च कर देना है। ठीक है। तो जितना आप वैल्यू दोगे, उसके बाद धीरे धीरे लोग आपसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और इस तरीके से आप अपने पैसे बना सकते हो, सर्विसेज लॉन्च कर सकते हो बेसिकली। भाई आपकी टीम बड़ी ज़बरदस्त है। थैंक यू भाई। छोटी है, ज़्यादा लोगों की नहीं है, लेकिन बड़ी पावरफुल है। आप जैसी टीम कैसे बनाए? भाई इसके लिए 5 साल मैंने अपनी रेल बनवाई है। पहले क्या होता था, स्पीड के बारे में आपको बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट। सी, जो टीम है ना मेरी, उनमें ना पहले स्पीड नहीं थी, ठीक है। पर विजन भी मैच नहीं होता था। अब लोगों की सैलरी बढ़ा दोगे तो 9 to 6 ही काम करेंगे, उससे अलावा पेन इधर से उधर नहीं करेंगे, सही बात है। अनटिल अनलेस किसी का विजन बढ़ाओ। पहले हमारा पॉडकास्ट एडिट होता था, 1-2 हफ्ते लग जाते थे, 2 हफ्ते एक पॉडकास्ट एडिट होने में। एक पॉडकास्ट एडिट होने में। उसके बाद मैंने भी एक ब्रेन गेम खेला। मैंने कहा अगर आपने इसको 3 दिन में एडिट करा, तो मैं हर पॉडकास्ट का एक कमीशन दूंगा आपको। साला 1 दिन के अंदर 3-3 पॉडकास्ट एडिट होने स्टार्ट हो गए। तो इससे पता लग गया कि लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर आप पर्टिकुलरली उनको एक इनकम दे रहे हो ना, तो उनको पता है ये तो मेरे पास आना ही है, तो है ही मेरा। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने, ज्यादा पैसा बनाना है, तो मेरे साथ मेहनत करो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालो आप। तो अगर आप ये एलिमेंट डाल दोगे कि आप जितना काम करोगे उतना पैसा आप भी बनाओगे और मैं भी बनाऊंगा, तो ये चीज पक्की है। एक विजन दिखा दोगे अगर उनको।
ये चीज पक्की है, जितनी तेजी से आप काम करोगे उतना तेजी से आप पैसा बनाओगे, या उतनी तेजी से आप फेल होगे, और फेल से आपको पता लगेगा क्या नहीं करना, क्या चीज सही करनी है। तो हमारा कमीशन स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ और आज तक बंद ही नहीं हुआ, चले जा रहा है। हमारे भी पैसे बन रहे हैं, टीम के भी पैसे बन रहे हैं, एवरीवन इज लाइक हैप्पी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, जब भी कोई मेरी टीम में आता है ना, हम उसको शॉर्ट टर्म का विजन नहीं दिखाते। कह रहा है अगर तू 1-2 साल के लिए यार मत आ मेरे पास, मुझे तेरे साथ काम ही नहीं करना है। तो अगले 10 साल के लिए सोचता है, और इवन इतना सोचता है कि तो मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेगा तो ही हम काम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले माइंडसेट पे काम होता है जो भी हमारी टीम आती है। माइंडसेट अगर उसका मैच कर गया, हमारी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल है ना, तो हम कंसल्टेंट बनाते हैं। मैं किसी नॉर्मल इंसान को हायर ही नहीं करता। आप मेरी जितने भी कंपनी वालों से मिलोगे, सब कंसल्टेंट है। वीडियो एडिटर कंसल्टेंट है, पॉडकास्ट वाले एक्सपर्ट, प्रोड्यूसर कंसल्टेंट है, सब एक्सपर्ट है, कंसल्टेंट है, सब कंसल्टिंग देते हैं। तो मैंने सबको कंसल्टेंट बना दिया कि अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको सॉल्यूशन देना है, जो आपकी एसओपी है वो सामने वाले को बतानी है, क्योंकि मोस्टली लोगों की वही प्रॉब्लम होती है जो हमने सॉल्व कर ली है। तो वो मोटिवेटेड भी है, उनका पर्सनल ब्रांड भी बन रहा है, वो लोगों को सिखा भी रहे, रिकॉग्नाइजेशन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सब चीजें यहाँ मिल रही है। कोई दूसरी कंपनी नहीं दे सकती, दे ही नहीं सकती, हम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म विजन तक काम भी करता है। भाई आपका एक प्रोडक्ट है जबरदस्त रेवोल्यूशन, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रेवोल्यूशन की कहानी थोड़ी सी लंबी है। रेवोल्यूशन मेरा कंसल्टिंग है 1.5 लाख का। अच्छा। अब उसमें हम उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी जेब में पैसा है, प्लस जिनका इंटेंट है। अब ये 3-4 मॉडल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। एक होता है वेबिनार, वर्कशॉप, मास्टर क्लास। वेबिनार में क्या होता है, पहले लोगों को बताया कि आज आप ये सीखने वाले हो, फिर अपना रोना धोना इमोशनल स्टोरी, और फिर बोले 10 मिनट बचे हैं, और फिर भीख मांगना स्टार्ट कर देंगे, 10 मिनट बचे हैं, खरीदो 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 खरीदो। और बहुत सारे कोचेस इससे हर्ट भी हो गए होंगे, ठीक है। और ये मैं भी करता था, पर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे अंदर से बहुत गिल्ट फील होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद मॉडल आता है आपका वर्कशॉप वगैरह, ये सब, ये भी बेकार मॉडल है। उसके बाद आता है VSL, और एक आता है इवेंट। VSL में क्या होता है कि हम ना बैकग्राउंड चेक कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई जंक लीड नहीं आती, उसके मल्टीपल रीजन है। पहला, मैंने बोला अपने ऑफर में, अगर आपको 1 करोड़ बनाना है देन दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू। अगर आप बिना एडवर्टीजमेंट के पैसे बनाना चाहते हो, दिस इज फॉर यू। 10 लाख तक बनाना चाहते हो, अगर आप कोच कंसल्टेंट एजेंसी हो ना, तो ही आपके लिए, अदरवाइज आपके लिए नहीं है। चौथा, अगर आप 1 लाख रुपए बना रहे हो तो ही आपके लिए, अदरवाइज मेरे पास मत आना। क्योंकि जो एक बना रहा है उसके पास इन्वेस्टिंग का भी पैसा होगा और एड चलाने का भी पैसा होगा। 4 फिल्टर, ठीक है। 5वां फिल्टर मैं बोल देता हूँ, मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम 1.5 लाख का है। मैं अपफ्रंट बता देता हूँ, मैं घुमा फिरा के लोगों की तरह पीछे नहीं बताता। तो जो है भाई यही है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है। आप मेरे से आके बोलोगे डिस्काउंट कुछ नहीं, जो है यही है। और एग्रीमेंट पे ऊपर काम करेंगे, और हम गारंटी भी देते हैं, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला आपके पैसे वापसी, गारंटी पे काम कर लो, ठीक है। 5 चीजें हो गई। अगर जिसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी, 1.5 लाख नहीं दे पाएगा, वो मेरे पास आएगा नहीं। उसके बाद 6 फिल्टर कि यू नीड टू पे मी 999, अदरवाइज आई वॉन्ट टॉक टू यू, मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे। और वो रिफंडेबल है, चलो। लेकिन कई बार कोई डिजर्विंग होता है भाई, और उसके पास पैसा नहीं है, जो सीखना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, और उसमें हंगर भी है। उसके ऊपर भी आता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ। तो उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरता है। अब जैसे जिसकी 12 लाख नहीं है, जो 8-9 लाख पे है, और उसका इंटेंट बहुत क्लियर है कि मुझे बनना है धैर्य, मुझे करना है धैर्य, तो मैंने कहा ठीक है करेंगे, मैं 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, कैसे भी करके फीस का अरेंजमेंट करो। क्योंकि अगर आप लोगों को फ्री में दे दोगे, उनको वैल्यू समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो काम भी करेंगे। तो आपको ये चीज मेक श्योर करना है कि आप बिना वैल्यू लिए किसी से बात ना करें। मैं भी अगर किसी मेंटर के पास जाता हूँ ना, मैं उसको कंप्लीटली पेमेंट करता हूँ, फीस देता हूँ, और उसके बाद ही करता हूँ। क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसा है कि फ्री में किसी से कोई चीज नहीं लूंगा। अगर मैं उसको गुरु मान रहा हूँ अपना, मैं उनकी पूरी फीस दूंगा। और अगर वो मेरे से बोलेंगे छत से नीचे कूदना है, तो 10वें फ्लोर से तो कूदना है, तो कूदना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। और अगर मैं अपनी लाइफ में 1% भी थोड़ा सा आगे गया हूँ, तो अपने मेंटोर्स की वजह से गया हूँ, क्योंकि मैंने उनकी बात सुनी है कि धैर्य ये चीज करनी है, तो मैं वो चीज करता हूँ, और बहुत डीपली तरीके से करता हूँ। और मुझे डर नहीं है, मैं उनसे सवाल नहीं पूछूंगा वाई, क्यों, ऐसा क्या। आप किनको फॉलो करते हो? मैं सैम हूँ पहले, सबसे पहले अभी यार ने मुझे बताया, जो मेरे वीडियोस के बारे में, वीडियोस बनाओ। फिर वहां से वो सीख के मैं आगे निकला। आगे निकलने के बाद सैम ओवेंस आए। सैम ओवेंस से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। उसके बाद वो रिटायर्ड हो गए इंडस्ट्री से, क्योंकि वो सेस बेस में चले गए। फिलहाल अभी कुछ नहीं, किताबें मेरी मेंटर है। डैन लॉक को भी मानते हो? डैन लॉक को मैंने फॉलो नहीं करा डीपली। अच्छा, इसके आगे मास्टरमाइंड भी है। मास्टरमाइंड क्या चीज है? मास्टरमाइंड एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है
कि हम एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जो लाइक माइंडेड है, जिनका है 100 करोड़ बनाना है, 10 लाख बनाना है, महीने का इतना बनाना है। वो एनर्जी ग्रुप, आप आए हो इवेंट में, वहाँ पे लोग देखे कितने भूखे हैं पैसे बनाने के लिए कि बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। करना है, ये करना है, ये करना, हम ये कर रहे हैं, अरे हमारा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो उसके अंदर हम एक्चुअली बताते हैं कि आप अपने पाथ तक कैसे पहुंच सकते हो। फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, क्या गलती कर रहे हो उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है, आगे कैसे ग्रो करना है, हर महीने 1 करोड़ पे कैसे पहुंचना है। तो उसके अंदर हम वो चीज बताते हैं। सिस्टम प्रोसेसेस क्या होता है, लोगों के पास बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं लेकिन एक्चुअली में सिस्टम प्रोसेस नहीं होता। तो पहले तो सिस्टम प्रोसेस हम 1 महीने के अंदर उनके बिल्ड कराते हैं ऑन कंसल्टिंग बेसिस, और उसके 5 महीने में हम दबा के स्केल कराते हैं। ये स्केल करो आप। ठीक है। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करते हो? हाँ, करता हूँ। कैसे, मतलब क्या करते हैं? सो स्पिरिचुअलिटी के लिए ना मैं मेडिटेशन बहुत करता हूँ। मतलब 20 मिनट के लिए रोज आंख बंद करके फोकस करना, या कोई कभी पाठ कर लेना। तो मैं मैंने सुना था आप जिम में जाते हो, हनुमान चालीसा सुनते रहते हो। हाँ, बजरंग बाण बजरंग बाण सुनते बजरंग रहते हो। बाण बहुत सुनता वो हूँ। पॉडकास्ट मैंने देखा था, रसराज जी वाला। हाँ, तो मैं उसमें ना बहुत उनकी आवाज़ एक बहुत तगड़ी बेस वाली है रसराज महाराज की। तो जिम करते करते हनुमान चालीसा सुन लिया या बजरंग बाण सुन लिया और एनर्जी आ जाती है उससे। दूसरा, मेरा काम ही मेरे लिए पूजा बन गया है। मतलब मैं इतना फोकस के साथ काम करता हूँ ना, और मेरी माँ ने मेरे अंदर बिलीव ये डाल दिया है कि तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में, जो तुम सोचोगे वो हो जाएगा। तो मेरे लिए बिलीव, भगवान पे मानना, देखो आपने भगवान को देखा आज तक? नहीं देखा। किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है, मंदिर के आगे जाओगे तो हाथ जोड़ो, बिलीव करो, भगवान को मानो, जो चीज होगी भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो वो होता है बिलीव करवाना। अगर आपको ये सिखाया नहीं जाएगा तो आप खुद पे भी कभी बिलीव नहीं कर पाओगे, है ना? तो भगवान को मैंने भी नहीं देखा है, हाँ फील करा है। पावर्स होती है, नेगेटिव पॉजिटिव पावर्स होते हैं, और इसके बारे में भी एक्सप्लोर करना है। जब मैं वो सारी चीज़ें टेस्ट कर लूँगा, जब मैं बिलियनियर बनूंगा, मेरे पास प्राइवेट जेट होगा, लैम्बोर्गिनी होगी, फरारी होगी, उसके बाद मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ाई करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे नहीं जाना, क्योंकि पहले मुझे वो सारी चीज़ें अचीव करनी है जिसके लिए मैं भूखा बैठा हूँ। जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है और जो मुझे देखनी है। मेरा बचपन में भी सपना था कि फरारी लैम्बोर्गिनी लेनी है, प्राइवेट जेट लेना, और आज भी मेरा वो है, क्योंकि मेरी माँ ने ना शुरू से बोलता है कि बिलीव, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक कमाल की चीज़ बताता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बोला, हम ना मैं नोएडा, मैं मेरठ रहता था, तो जॉब क्विट करके जब वहाँ पे गया, तो मेरठ से एक बस चलती थी येलो कलर की नोएडा के लिए। तो एक मीटिंग, सिंभावली शुगर एक फैक्ट्री थी, उसकी मार्केटिंग मेरे पास थी। ठीक है। तो मैं मीटिंग के लिए जाता था, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, और ऊपर ना ऐसे लोहे की एक पत्ती सी निकली थी और मेरा हाथ कट गया उससे। आज तक निशान है, शायद एक सेकंड देखूं। हाँ, ये निशान दिख रहा है आपको, ये वाला? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये बस में कट गया था वो लग के, और जून जुलाई का महीना था, और मेरी शर्ट जो थी व्हाइट कलर की वो येलो हो चुकी थी पसीने से, और पूरा पसीना आ रहा था, और वो ब्लड से चीस लगनी स्टार्ट हो गई वहां पे। तो मीटिंग का टाइम हो गया था, और इतने गंदे पसीने थे ना, कि ऐसे निचोड़ देता था तो पसीने निकल जाएंगे, और मीटिंग में जाना होता था उस टाइम पे। मीटिंग में जाना था धूप में, जून जुलाई के महीने में। उसने जो मैनेजर थी, उसने देख के बोली, सर क्या हो गया? तो मैंने कहा, कुछ नहीं यार, गाड़ी खराब हो गई थी, जबकि थी नहीं मेरे पास, तो ऐसे आना पड़ा। तो उसके बाद मैं शाम को जब घर गया मीटिंग के बाद, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी गाड़ी लेनी है। तो मम्मी ने कहा, पैसे तो नहीं है अभी। तो मैंने कहा, यार मम्मी कहीं से देखना पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग में जाने पे बड़ी इंसल्ट होती है। तो मम्मी ने कहा, आ जाएगी तेरी गाड़ी, आ जाएगी, तू कर लेगा। विदिन 1 हफ्ते के नीचे मेरे घर के नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी। कौन सी? i20, i20, जो मेरी पहली गाड़ी थी। मैंने पता क्या किया था, कि जब मेरी मम्मी ने बोला ना कि हो जाएगा, तो मैंने सोच लिया था कि हो जाएगा। मेरी मम्मी ने बोल दिया, मुझे वहां से वैलिडेशन चाहिए एक बारी, हो जाएगा मतलब हो जाएगा। तो हम जब कॉलोनी में शाम को मैं अपनी माँ के साथ वॉक करता था, तो हम देखते, मुझे बार बार i20 दिखाई दे रही है, क्योंकि बजट की वही थी, वो कात की वही गाड़ी थी। तो वही चल रही है, वही दिख रही है हर जगह, वही दिख रही है, जा रही है सड़क पे, वही दिख रही है। मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, जो भी बोल सकता है जी। तो मैंने बोला कि यूट्यूब पे फॉलोइंग बन गई थी, और वहीं से मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई थी मेंटरशिप की। मैंने बोला कि मैं आपको सिखाऊंगा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फॉलोअर्स किस तरीके से बढ़ाना है। 25,000 का ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था, 4 लोगों ने खरीद लिया था, 2 लाख रुपए आ गए थे। डाउन पेमेंट देके गाड़ी खरीद ली, तो सोचा था आगे हो जाएगा, तो आगे सब कुछ हो गया। तो पहली गाड़ी इस तरीके से आई थी। फिर मेरी माँ ने मुझे बोला, जब मैं नौकरी छोड़ के आया था,
कि तू 10 लाख रुपए भी कमा सकता है। मतलब जब गाड़ी आ गई थी, तो 10 लाख रुपए महीने पे भी पहुंच सकता है, बहुत आसान है। तेरे लिए जितनी तू मेहनत करता है, जितना काम करता है, तो 10 लाख पे भी पहुंच सकता है बहुत आराम से। मैंने कहा यार मम्मी क्या बात कर रही हो, 22,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, इतना चलो ये हो गया एक बारी, कितने बार लोग मेरे से ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीद लेंगे, कितना कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कह रही देख लियो तू कर लेगा, देख लियो तू कर लेगा। विद इन अ मंथ 10 लाख रुपए महीने में पहुंच गया था। विद इन 1 मंथ। मम्मी ने बोल दिया ना वो पत्थर की लकीर है, वो हो जाएगा। वो सिस्टम, बिलीफ सिस्टम के हम अंदर आ दोनों गया। में एक कॉमन बात है। आपके पापा और मेरी मम्मी। आप जितना मदर पे वो करते हैं, मैं उतना फादर पे करता हूँ, है ना। भाई एक टाइम ऐसा भी आया था, आपके पास लंबी बड़ी टीम थी, और वो जो डाउन फेस आया था, है ना, जब आप अपना माइंडसेट बिल्ड कर रहे थे, जब आप हाई टिकट में जा रहे थे, तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे संभाला? हाँ, देखो अंदर से तो बहुत कॉन्फिडेंस था, बड़ा तो कुछ करेंगे, कंपनी खत्म हो गई तो क्या हो गया, मतलब कभी किसी पे डिपेंड हुए ही नहीं आप? नहीं हुआ है। और जिस दिन से अब मैंने कंपनी लॉन्च करी है ना अपनी, जिस दिन से काम करना स्टार्ट किया, फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल थे, बैकअप बना हुआ था, कंपनी ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब मेरी कंपनी जाने लगी ना, 15-20 लोग काम करते थे उस वक्त, तो धीरे धीरे मैंने बोला कि यार अब नहीं हो रहा है, हमारे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, हमारा कुछ प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, अब गड़बड़ हो गई है। फेसबुक अकाउंट पे डिपेंडेंट थे उस टाइम पे, जब पता ही नहीं था, नॉलेज नहीं थी इतनी, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, बिजनेस गिरना स्टार्ट हो गया। सैलरी कहाँ से दूंगा? धीरे धीरे लोगों को बोला जी चले जाओ चले जाओ चले जाओ। जून जुलाई से नवंबर का महीना आ गया था, 1 रुपए की अर्निंग नहीं हुई थी। आधी टीम खाली हो गई, 2 लोग बचे थे, प्रिंस और जय। इनको बोला, मैंने कहा कि 1 महीना है, देख लो, इसके अपनी जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दो, इसके बाद मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तुम लोगों को, तो देख लो। तो इन्होंने फिर भी मुझे अपने ऊपर भरोसा, कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, हो जाएगा, देख लेंगे। वो एटीट्यूड हमेशा से रहा है कि कर लेंगे, तो अपने ऊपर भरोसा था। 3 महीने दबा के लर्निंग करी, सीखा, पढ़ा, और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के पास चला गया जिनका माइंडसेट बहुत बड़ा था। उन्होंने मदद करी मेरे रेवोल्यूशन बनवाने में। रेवोल्यूशन की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो 3 महीने कोई भी पैसा नहीं बनाया, तो फिर जब वो बना ना, अब उसकी कहानी है पूरी, वो बना कैसे। सीधा एक छोटे से प्रोडक्ट से, मतलब 2,000 का प्रोडक्ट करना था, सीधा 1 लाख पे आ गया था। 1 लाख से फिर 1.5 लाख पे हो गया फिर वो, और फिर 12 लाख पे हो गया, 12 लाख पे हो गया, 10 गुना, 12 गुना जो भी है। हाँ जी। अगर आप देखोगे इसकी कहानी है। तो मैंने क्या करा, उन जो 4-5 महीने थे, तो इंडिया के जितने भी बड़े कोचेस थे जो स्टेज पे देखते सब लोग हैं, उनको मैंने अपने शो पे बुलाया, द डीडी शो पे, और मैंने जाना कि तुम्हारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, मुझे इतना दे दो बस। हर पॉडकास्ट में बुलाता था, उनसे प्रॉब्लम जानता था। अब उनकी प्रॉब्लम मुझे आ गई, और मैंने उनको सॉल्व करके दी कि मैंने इंप्लीमेंट कर लूँ। उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी। उसके बाद मैंने बहुत उसमें से क्लटर जो कम हो सकता था और आसान हो सकता था, मैंने वो चीज़ बताई। मैंने कहा ये चीज़ करके देखो, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। तो उन्होंने वो इंप्लीमेंट करके बोला, उन्होंने बोला धैर्य थैंक यू यार, ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। तो इंडिया के जितने भी टॉप कोचेस थे और इवन वर्ल्ड के, उनको अपने शो पे बुलाया, पहले प्रॉब्लम निकलवा ली। और वो प्रॉब्लम बड़े कोचेस की तो मीडियम वालों की भी होगी और छोटे कोचेस की भी होगी। तो मार्केट तो मेरे पास अब पता लग गया कि ये प्रॉब्लम है। अगर आप किसी भी बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दोगे, वो सेलेबल है। जैसे जियो ने इंटरनेट निकाला और बढ़ गया, इसी तरीके से मैंने कोचेस की प्रॉब्लम, कोचेस कंसल्टिंग एजेंसी उनकी प्रॉब्लम निकाली, ठीक है। और उसके बाद वो सॉल्यूशन अपने आप में इतना सेलेबल था, मैंने इंस्टाग्राम के स्टेटस पे डाल दिया कि ऐसे ऐसे अगर आपको इतना करना है, ये करना, वी विल हेल्प यू आउट। स्टेटस देख के 4 लोगों ने 1 लाख का प्रोडक्ट खरीद लिया। मैंने कहा यार दिस इज क्रेजी थिंग। अब हमें फाइटर जेट मैसेजिंग इंजन बनाना पड़ेगा, जो कि एडवर्टीजमेंट का पार्ट है। मेटा ऐड हो गया, या यूट्यूब ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, ठीक है। उसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा, और वहां से मुझे बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। So what I'm doing right now, I'm not selling anything, I'm just making them buy. Because of प्रोडक्ट इतना बढ़िया बन गया क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो लोग तड़प रहे, कंपनी नहीं चला पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो आई एम नॉट सेलिंग, आई एम अगेन मेकिंग देम बाय। तो इस तरीके से हमारी एक स्ट्रेटेजी बनी, लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स, ठीक है। और अभी वो पूरे इंडिया में फेमस है। डेटा का कलेक्शन कैसे करते हैं आप? क्योंकि डेटा बहुत मेन चीज़ है, और उसका कलेक्शन रखना, मतलब क्योंकि यूट्यूब का कुछ भरोसा नहीं। आप सालों साल मेहनत कर रहे हो, रात को सोए, सुबह पता चलेगा आपका चैनल डिलीट। तो जो इतनी सालों की मेहनत है, उस मेहनत को कैसे बचाया जाए? राइट तो मैं कंप्लीटली यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास, हमें पता लग गया यूट्यूब इज जस्ट अ टूल टू प्रमोट योरसेल्फ, कि आपके पास व्यूज आ जाएंगे तो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, इंस्टाग्राम से भी लोग आपको जानेंगे। मल्टीपल ट्रैफिक सोर्स है, ऐड चला के मेटा के थ्रू लेके आ सकते हो,
टिकटॉक के थ्रू लेके आ सकते हो। टिकटॉक तो खैर इंडिया में है नहीं। स्नैपचैट पे भी ऐड चलते हैं, टेलीग्राम पे भी ऐड चलते हैं, जियो सिनेमा पे भी ऐड चलते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रैफिक आप उसको कन्वर्ट करके अपने पास लेके आ सकते हो, लेकिन उसकी एक कीमत देनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका सॉफ्टवेयर करो, वेबसाइट है, लिंक्डइन है, वहाँ पे कंटेंट डाल सकते हो, लोगों को अपनी तरफ बुला सकते हो। सीधा सिंपल सा है कि आपको सामने वाले के फायदे के बारे में बात करनी है। मैं नहीं करना, मैंने ये करा, मैंने वो करा, ये नहीं करना है। आप ये करते हो, मैं आपको यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। जब किसी भी सामने वाले के फायदे के बारे में आप बात करोगे तो वो आपके पास आएगा या आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अगर वो करंट स्टेट यहाँ पे और उसका आइडियल स्टेट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक की प्रेजेंटेशन वी बिल्ड, वो जब उसको दिखेगा कि हाँ यार धैर्य यहाँ पहुँचा सकता है, तो लेट्स टॉक टू हिम। और हम रियलिस्टिकली देखते हैं कि उसके साथ काम करना नहीं करना। अब कंपनी को स्केल करने के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 3 साल में जो भी हमने डेटा बिल्ड करा ना, हमने देखा कि किस टाइम पे हमारे ऐड ऊपर गए, किस टाइम पे नीचे गए। अगले साल सेम गलती करी तो वहां पे ज्यादा पैसा गवा दिया, फिर अगले साल सेम गलती करी, फिर पैसा गवा दिया। फिर वो पैटर्न हमें पता लग गया कि ये पैटर्न तो हर साल फॉलो हो रहा है। तो पिछले 3 साल का डेटा ऑब्जर्व करा और चौथे साल में जब इम्प्लीमेंटेशन करी, पता है ऐड यहाँ पे काम नहीं करने का, बंद करा, डी स्केल करा। सब स्केलिंग के बारे में बात करते हैं, कोई डी स्केलिंग के बारे में बात नहीं करता। डी स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने डी स्केलिंग करी और वो अपने क्लाइंट को भी सिखाई। तो हमारा बिजनेस इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल चला गया कि कब करना है, कब खोलना है, कब बंद करना है, कब क्या चीज करनी है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। जनरली हम ऐड में पैसा लगाते रहते और ऐड को कभी रिजल्ट नहीं आते। हाँ, रिजल्ट नहीं आते और ऐड पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और जिसके पास पिछले 5 साल का डेटा है ना, मैं उसको 1 महीने में करोड़पति बना सकता हूँ सर, 1 महीने में। अपना पिछले 5 साल का डेटा है तो उसके पास। तो डेटा इज एवरीथिंग, डेटा इज फ्यूल। ठीक है, कुछ सक्सेस हैबिट्स बता सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं? 2 चीजें हैं, 2 ही चीजें हैं बस। ठीक है। कंसिस्टेंसी, जो भी काम कर रहे हो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ करो, डिसिप्लिन के साथ करो, बस ये 2 चीजें हैं। ठीक है, एक लास्ट सवाल हाँ। इस पॉडकास्ट के लिए, और लेकिन आपसे वादा चाहता हूँ, सारी की सारी ऑडियंस देख रही है जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, धैर्य भाई आते रहेंगे और आपसे मैं वादा ले रहा हूँ बिल्कुल लाइव। आपकी ऑडियंस को 500 बार कमेंट करना पड़ेगा 2.0। अगर 2.0 आपने बताया ना, मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं कि आप 10 लाख रुपए महीने पे 100% कैसे पहुंच जाओगे। अगर 500 कमेंट आ गए तो बहुत जल्दी दोबारा पॉडकास्ट करेंगे 2.0। ठीक है, तो भाई व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? हाँ, फॉर श्योर। आप एक बहुत स्वीट हो, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, सो आपके लिए तो मैं हमेशा आऊँगा, आपसे बहुत प्यार है जी। दूसरा, आपकी ऑडियंस भी आप ही की तरह बहुत प्यारी होगी। सो जस्ट वांटेड टू से कि जो भी काम कर रहे हो 1, 2, 3, 4 साल के लिए मत करो, एटलीस्ट 10 साल उसके अंदर बिताओ। 5 साल में छोटी पैसों की छींटें आनी स्टार्ट होंगी, 5 साल के अंदर कुछ भी जल्दी नहीं होता। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो ही आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। एटलीस्ट जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, गलत हो गया छोड़ना नहीं है, उसको इम्प्रोवाइज करो। प्रॉब्लम आई, दोबारा उसको इम्प्रोवाइज करो, दोबारा प्रॉब्लम आई, इम्प्रोवाइज करो। गिरोगे, अच्छा है गिरना, क्योंकि सीखोगे, और गिरोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन फास्ट करो, जल्दी फेल हो, जल्दी चीजें इम्प्लीमेंट करो, और वही चीज कंसिस्टेंसी के साथ करो और डिसिप्लिन के साथ करो, बहुत लाइफ में आगे जाओगे। थैंक यू सो मच भाई, द हिम्मत भारद्वाज शो पे आने के लिए, और आगे मिलते रहेंगे। बहुत कुछ आपसे सीखना है और बहुत कुछ इनको सिखाना भी है, और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।